गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव आपके अपने YouTube चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह नाम का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपको NCERT की बुक स्टार्ट कर रहा हूं। NCERT की बुक मैं जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उन सभी एक्सरसाइज को पढ़ाऊंगा। उन सब एक्सरसाइज को पढ़ाने के बाद मैं एक एक्सरसाइज अपनी तरफ से आपको करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन NCERT की बुक से नहीं पूछे जाते हैं। ये सच है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि NCERT की बुक से 70% 60 to 70% क्वेश्चन जो कि तो रखे हुए आ जाते हैं, लेकिन 30 से 20% क्वेश्चंस NCERT की बुक से बाहर भी हो सकते हैं कभी कभी। इसलिए अदर बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको उस लास्ट एक्सरसाइज में, जो आपकी NCERT की बुक्स में नहीं होगी, उसमें आपको अपनी तरफ से कराऊंगा। तो जो विद्यार्थी केवल NCERT की बुक को ही पढ़ना चाहते हैं वो उस लास्ट एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं NCERT की बुक से, तो वो सभी विद्यार्थी उस एक्सरसाइज को अवश्य करेंगे। वैसे करने को वो एक्सरसाइज हर स्टूडेंट्स को चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो क्लास होगी ये कॉमन होगी CBSE और UP बोर्ड्स दोनों के लिए, क्योंकि हम लैंग्वेज मिक्स करके पढ़ाएंगे। हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे। और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जो कि आपकी NCERT की बुक का 3rd चैप्टर है। उसके बाद हम डिटरमिनेंट्स 4th चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके बाद 2nd चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा कोर्स आपको 12th क्लास का यही YouTube चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर में एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसमें है क्या क्या, उस सारी चीज को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो समझ में नहीं आता है। पहले जो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स उसके बारे में पढ़ें, फिर उसके बेसिक नॉलेज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ये आव्यूह का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा क्लास 12th के लिए। हमने यहाँ डाला है मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, mn नंबर्स को जब हम m रोज में, अर्थात रो कहते हैं पंक्तियों को, जब mn नंबरों को m रोज अर्थात पंक्तियों में और n कॉलम अर्थात n स्तंभों में अरेंज करते हैं, तो जो हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म अर्थात आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसी सारणी को, उसी फॉर्म को, हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं इस डेफिनेशन को। mn नंबर्स को m रोज और n कॉलम में अरेंज करने पर हमें जो रेक्टेंगुलर फॉर्म प्राप्त होती है, उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को m/n का मैट्रिक्स कहते हैं।
अब एक्सप्लेन करते हैं इसकी स्टूडेंट्स दोनों के लिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड्स के लिए। एमएन नंबर्स को, नंबर्स कहते हैं संख्याओं को, नंबर्स किसे कहते हैं? संख्याओं को। एमएन नंबर्स अर्थात एमएन संख्याओं को, एम रोज, रोज कहते हैं हम पंक्तियों को, एम पंक्तियों, और एन कॉलम, कॉलम कहते हैं हम स्तंभों को। स्तंभों में अरेंज, अरेंज कहते हैं बच्चों व्यवस्थित करने पर। हमें जो रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखी गई है इसको कहते हैं हम आयताकार सारणी। हिंदी वाले बच्चों के लिए आयताकार सारणी प्राप्त होती है उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को, उस रेक्टेंगुलर फॉर्म को अर्थात उस आयताकार सारणी को m बाई n का मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की डेफिनेशन आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, आव्यूह की डेफिनेशन और भी कई दी गई हैं अलग अलग बुक्स में, हम आपको एक ही डेफिनेशन बता रहे हैं। एक आध डेफिनेशन आप अपनी बुक से स्वयं पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन जिसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, व्यापक फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए जनरल फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म को और हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसके बारे में सुने। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो होता है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका साइन क्या होता है? सबसे पहले आप सुने, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। देखिए नोट, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। व्यक्त मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, रोज होती हैं, पंक्तियां होती हैं और कॉलम होते हैं। कॉलमों को हम स्तंभ कहते हैं। इन सभी को जिस साइन में लिखा जाता है उस साइन को हम बिग ब्रैकेट कहते हैं या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। देखिए, अभी हमने आपको नोट का एक पॉइंट बताया, नेक्स्ट पॉइंट नोट में क्या? तो बच्चों, मैट्रिक्स में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी चीजों को जो मैंने अभी बोला, रोज, कॉलम्स एंड एलिमेंट्स अर्थात पंक्तियां, स्तंभ और अवयवों को हम या तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये लिखे हैं यहां, देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जिनको हम अवयव कहते हैं को रोज जिनको हम पंक्तियां कहते हैं तथा कॉलम्स स्तंभों को इस ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट, या स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं। किसी भी एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं।
तो एक एग्जाम्पल से मैट्रिक्स समझाते हैं। हमने अंग्रेजी वर्णमाला का एक लेटर ले लिया ए इक्वल टू, ये बड़ा ब्रैकेट लिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं 1 2 3। बच्चों मैंने रो की बात की, रो क्या होती है? रो फॉर्म दो होती है, एक स्टैंडिंग फॉर्म होती है खड़ी हुई अवस्था, एक पड़ी हुई अवस्था होती है लाइंग अवस्था। बच्चों जो पड़ी हुई अवस्था होती है पैरेलल फॉर्म, जिसको समांतर फॉर्म भी कहते हैं और किसके समांतर, अर्थ के समांतर कहते हैं, उसको रो कहते हैं, उसको पंक्ति कहते हैं। तो बच्चों ये जो है ये पृथ्वी अर्थात अर्थ के समांतर अर्थात पैरेलल है, पड़ी हुई अवस्था है, खड़ी हुई अवस्था नहीं है, इसको कहते हैं रो। रो का फर्स्ट लेटर अर्थात पंक्ति का फर्स्ट लेटर आर होता है, रो का फर्स्ट लेटर, इसलिए इसको आर से डॉट किया जाता है। और चूंकि ये फर्स्ट रो है इसलिए इसको हम R1 से डॉट करते हैं और पहले इसको हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, ये बच्चों फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो लिख रहा हूं 2 3 5, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड रो बोलेंगे R2। अब हम इसको हिंदी में लिखने जा रहे हैं, द्वितीय पंक्ति। बच्चों चूंकि हमारा बैच ये कॉमन है CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए, इसलिए हम कॉमन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। 4 5 6, ये बच्चों R3 है, इसको मैं किसी भी लैंग्वेज लिख रहा हूं, एक बार इंग्लिश में लिख दिया, एक बार हिंदी में, इसको हम लिखेंगे थर्ड रो। बच्चों पंक्तियां आपकी समझ में आ गई, पंक्तियां पड़ी हुई फॉर्म में होती हैं। अब हम बात करें स्तंभों की। तो स्तंभ जो होते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, एक स्तंभ के रूप का हूं, खंबे के रूप का हूं। हम गांव में हिंदी मीडियम में ज्यादातर बच्चे बोलते हैं खंबा, तो ये खंबा कॉलम ही होता है, स्तंभ ही होता है। तो बच्चों आपका यहाँ कॉलम क्या है? ये फर्स्ट कॉलम है आपका, तो एक लैंग्वेज इंग्लिश में फर्स्ट कॉलम। ये आपका सेकंड कॉलम, आपको मैं अब की बार इसको लिख रहा हूं हिंदी में द्वितीय स्तंभ। और बच्चों ये थर्ड कॉलम, इसको हम इंग्लिश में ही लिखे दे रहे हैं थर्ड कॉलम। आपकी समझ में आ गया कि मैट्रिक्स में पंक्तियां होती हैं जिनको हम रोज कहते हैं, R1 R2 R3 डॉट से डॉट करते हैं, और 3 से ज्यादा पंक्तियां हैं तो इसी प्रकार कॉलम खड़े हुए अवस्था में होते हैं, C1 C2 C3 एंड सो। अब बच्चों इसमें बात आती है अवयवों की, एलिमेंट्स की। तो जो पंक्तियों के और स्तंभों के एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, जिन संख्याओं से मिलकर आपकी पंक्तियां अर्थात रो और स्तंभ अर्थात कॉलम बनते हैं, वही अवयव आपके मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, अर्थात मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के अवयव। बच्चों आव्यूह के अवयव क्या हो गए, जरा देखें आप। पहली पंक्ति में कितने अवयव हैं? 3 1 2 3। उसके बाद 2 3 5, उसके बाद 4 5 6। कुल कितने अवयव हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम बात करते हैं अगर कुल अवयवों की, कुल अवयवों की संख्या तो बच्चों आपने गिना 9 बैठे हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखूं मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों की समझ में ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा।
मैं एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार इसी तरीके से समझा रहा हूं आपको, तो बड़े ध्यान से समझेंगे आप सभी विद्यार्थी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि आपको पता है कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का, हमने इस बार कैपिटल वी ले लिया। इसमें बच्चों मैं आपका दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझाया है। मैं ले रहा हूं ABCD EFGH, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। पंक्तियां देखते हैं, पंक्तियां क्या है, वही जैसे आपको एक्सप्लेन प्रथम एग्जाम्पल में की थी, ये वाली प्रथम पंक्ति, जिसको हम R1 से नोट करते हैं। ये आपकी द्वितीय पंक्ति, जिसको हम R2 से नोट करते हैं। इंग्लिश वालों के लिए फर्स्ट रो सेकंड रो। बच्चों अब ये खड़ी हुई फॉर्म में है, ये सभी। इसमें क्या है, ये प्रथम कॉलम फर्स्ट, उधर मैंने हिंदी में लिख दिया, इधर इंग्लिश में फर्स्ट कॉलम, जिसको हम और आप C1 से नोट करते हैं। ये सेकंड कॉलम, इसको C2 से नोट करते हैं। ये थर्ड कॉलम, इसको C3 से, और ये फोर्थ कॉलम, इसको C4 से। आपने देखा इस सवाल में पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, उधर जो आपने पहला एग्जाम्पल समझा था उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान थी, 3-3 थी, और यहाँ स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। इसका मतलब एक नोट इंपोर्टेंट में आप ध्यान रखें कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ये आवश्यक नहीं है। ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए पंक्तियों की संख्या बराबर 4 अर्थात नंबर ऑफ रोज। और अब मैं लिख रहा हूं स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बच्चों मैंने गलत लिख दी, अभी 2 पंक्ति हैं और स्तंभ है 4। इसको नंबर ऑफ रोज और इसको नंबर ऑफ कॉलम्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। अब नोट, ये आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मे बी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए यह आवश्यक नहीं है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या बराबर अर्थात सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है। कुल अवयव या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी वाले बच्चों सुने, आव्यूह के अवयव क्या क्या है। इसमें आर है, क्या है, A B C D E F G H। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है,
मैट्रिक्स के अवयव क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। अब कुल अवयवों की संख्या क्या हो गई? अब की बार मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कुल अवयवों की संख्या इज इक्वल टू, गिन लीजिए, 4 दूनी 8, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुणा कर देते हैं हम। 4 आपके स्तंभ हैं, 2 आपकी पंक्ति हैं, 4 दूनी 8, गिनकर भी चेक कर सकते हैं। इंग्लिश वाले अगर इस लाइन को लिखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8। बच्चों, हमने आपको मैट्रिक्स को 2 एग्जाम्पल देकर समझाया। अब हम मैट्रिक्स के टाइप आपको समझाते हैं। मैट्रिक्स किन किन टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें मैट्रिक्स के कंप्लीट टाइप नहीं दे रखे हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें अपनी तरफ से जो एक्सरसाइज एक पढ़ाऊंगा उसमें हर चीज करा दूंगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो किसी और अदर बुक को पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। हिंदी में बच्चों आव्यूह के प्रकार या आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह किस किस प्रकार के हो सकते हैं? बच्चों, मैं जो आव्यूह पढ़ा रहा हूं या प्रकार लिख रहा हूं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पंक्ति आव्यूह नंबर 1। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम रो मैट्रिक्स, और बच्चों हिंदी में इसको हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह होता क्या है? पंक्ति आव्यूह क्या होता है आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। इसमें नाम बहुत क्लियर है कि पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति होती है, उसी को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिए, ऐसा मैट्रिक्स which contains only one row। हिंदी में बोलूं तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जो केवल एक पंक्ति रखता है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो ओनली वन का मतलब बच्चों केवल एक पंक्ति अर्थात रो, केवल एक पंक्ति रखता है रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमने ए लिखा है, इधर सिर्फ एक पंक्ति लिखनी है, 1 2 3 4। इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इस पंक्ति में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। बच्चों, हमने एक मिस्टेक कर दी। आपको मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ाने से पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर अर्थात कोटि भी पढ़ानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा दिया आपको, ये टाइप पढ़ा दिया। इस टाइप के बाद हम पहले आपको ऑर्डर ही समझा रहे हैं कि आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद आपका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी बताएंगे। ये टॉपिक हमें टाइप से पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब पढ़ा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, ऑर्डर को हम हिंदी में क्रम भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? क्रम भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको ऑर्डर कहते हैं।
तो ये ऑर्डर होता क्या है, किसी भी अवयव का ऑर्डर, क्रम अर्थात कोटि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपने अभी पढ़ा था उसमें पंक्ति और स्तंभ दो चीजें पढ़ी थी। तो जब हम पंक्तियों को और स्तंभों को गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, कैसे, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। जैसे किसी भी आव्यूह में 4 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो उस आव्यूह का जो क्रम होगा वो 4 गुणा 3 होगा। इसकी गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ गुणनफल रूप में लिखेंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम गुणा कर दें तो हमें उस आव्यूह के एलिमेंट्स की संख्या प्राप्त हो जाती है कि उस आव्यूह में एलिमेंट अवयव कितने हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। लिखकर देख लेते हैं। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। बच्चों इंग्लिश में देखिए, नंबर ऑफ रोज गुणा नंबर ऑफ कॉलम्स। बस हो गया आपका ऑर्डर। अब देखिए एग्जाम्पल, हमने आपका ए बराबर लिया 1 2 3 3 4 5, इसी को देखिए आप क्या लिया, 1 2 3 3 4 5। अब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं, देन तब ऑर्डर ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। बच्चों आपको ऊपर क्या लिखा हुआ परिभाषा में, नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या। गिनिए आप पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति है 2, लिख दीजिए 2, फिर गुणा लिख दीजिए, और फिर स्तंभ देखिए क्या है, क्योंकि यहां लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, C1 C2 C3। तो बच्चों लिख दीजिए गुणा 3। तो ये जो 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, इसी को हम आव्यूह का क्या कहते हैं, ऑर्डर, क्रम या कोटि कहते हैं। यदि हम गुणा करते हैं 2 या 6, तो हमें इस आव्यूह के अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्लियर? ठीक। अभी जितने भी मैं टाइप पढ़ाऊंगा आव्यूह के, उन सभी टाइपों का ऑर्डर भी लिखकर समझाऊंगा, जिससे ऑर्डर आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये रो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जिसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पंक्ति आव्यूह जो है हम आपको समझा चुके हैं। इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर अर्थात क्रम। तो क्या परिभाषा लिखवाई थी क्रम की हमने, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, ये अवयव है। पंक्ति सिर्फ एक है इसमें, तो लिखते हैं ए गुणा। अब स्तंभ, स्तंभों की संख्या, तो बच्चों स्तंभ खड़े हुए फॉर्म में 1 2 3 4, स्तंभ 4 है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बना वो क्या बना, 1 गुणा 4 अर्थात 1 × 4। ये इसका ऑर्डर हो गया आपका। बच्चों नेक्स्ट टाइप है इसका, ये रो मैट्रिक्स था। ऐसे ही एक मैट्रिक्स और है आपका कॉलम मैट्रिक्स, 2 टाइप, सेकंड टाइप।
कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में इसको हम कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, स्तंभ आव्यूह अर्थात जिसके अंदर केवल एक ही स्तंभ हो। पंक्तियां एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्तंभ सिर्फ एक हो। तो इंग्लिश में देखिए, पहली डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखी थी, इस डेफिनेशन को हम प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सच ए मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह विच कंटेन ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जो केवल एक कॉलम कंटेन करता है, रखता है, इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नोट, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो रो एक से ज्यादा रख सकता है, लेकिन जो कॉलम होगा वो एक ही रखेगा। देखिए एग्जाम्पल पढ़िए, बी से हमने डिनोट किया इसको। एक कॉलम की बात की है या सिर्फ रो एक से ज्यादा लिखा हमने 1 2 3 4। कॉलम सिर्फ एक, आपको एक खंबा दिखाई दे रहा है, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। अगर पंक्तियों की बात की जाए तो पंक्तियां कितनी है इसमें? R1 R2 R3 और R4। बच्चों अब इसके ऑर्डर की बात करेंगे हम। ऑर्डर में आपको पता है हमने क्या लिखवाया था? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियां आपने बताई इसमें कितनी? 1 2 3 4, तो लिख दीजिए 4 गुणा। अब स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने आप देख रहे हैं? 1, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 4 गुणा 1। क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप हम आपका लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थर्ड टाइप लिखा हमने और इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। बच्चों आपने अब से पहले जितने मैट्रिक्स पढ़े, 2 मैट्रिक्स पढ़े हैं 2 टाइप के, और इस थर्ड टाइप के बाद जितने भी आप मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, उनमें से किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे। अर्थात स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या सेम नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है जिसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स है, हिंदी में हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। ए सच टाइप मैट्रिक्स, एक इस प्रकार का आव्यूह, इंग्लिश में ए सच टाइप मैट्रिक्स, इस प्रकार का एक आव्यूह विच कंटेन्स जो रखता है इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अर्थात इसका हिंदी में डेफिनेशन क्या है? इस प्रकार का एक आव्यूह, इसको इस तरीके से लिखो, सच टाइप ए मैट्रिक्स, इस प्रकार का एक आव्यूह
जो रखता है, क्या रखता है, इक्वल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रखता है। तो हिंदी वाले बच्चे परिभाषा अब की बार स्वयं लिखेंगे, मैं बोले दे रहा हूं। एक ऐसा अवयव जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रखता है, या एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती हैं, उसको हम वर्गावयव कहते हैं। और अगर आप भूल जाओ डेफिनेशन हिंदी में लिखना तो अपनी बुक में से देख लेना, बुक में लिखी हुई है। एग्जाम्पल देखिए, ABC से डॉट करते हैं बच्चों इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या देख रहे हैं आप? पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3, अर्थात फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। अब ये C1 फर्स्ट कॉलम, ये C2 सेकंड कॉलम और ये C3 थर्ड कॉलम। तो आपने क्या देखा, इसमें कॉलम्स की संख्या अर्थात स्तंभों की संख्या भी 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या अर्थात रोज की संख्या भी कितनी, 3 अर्थात 3। तो दोनों सेम हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात वर्ग अवयव। तो देखिए, चूंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू भी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, सो इसलिए मैट्रिक्स C इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में इसलिए अवयव C वर्गावयव है। कहते हैं अवयव C वर्ग अवयव है। अवयव के अवयव, अब की बार मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अवयव के अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इंग्लिश में लिख रहा हूं ये लैंग्वेज, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या नहीं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या गिन लीजिए, आपकी 9 बैठ रही है। अवयव में कुल संख्या किसकी, एलिमेंट्स की, अवयवों की 9 है। ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो बच्चों ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर की डेफिनेशन हमने आपको बताई, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। और इसमें नंबर्स क्या है, सेम, और कितने कितने, 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों ये आपका थर्ड टाइप हो गया। कौन सा टाइप हो गया? थर्ड टाइप हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हम इसका एक टाइप और लिखवा रहे हैं अभी। अब कई प्रकार शेष हैं अभी। नंबर 4 पर हम ले लें डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है डायागोनल, बोला जाता है डायगोनल लेकिन होता है डायागोनल मैट्रिक्स। और हिंदी में इसको हम कहते हैं बच्चों विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? देखिए डेफिनेशन अब मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। डेफिनेशन आप सिर्फ अपनी बुक से देखेंगे। देखिए डायगोनल विकर्ण अवयव होता क्या है? अवयव जो होता है उसमें 2 चीज होती हैं, एक मुख्य विकर्ण भी होता है और एक मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट्स। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैं लिख रहा हूं ए, लिखा मैंने
LMNOPQRST। ये सुनना, ये एग्जाम्पल में इस डायगोनल के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि डायगोनल को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। जब समझा दूंगा उसके बाद एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा। देखिए मुख्य विकर्ण क्या होता है। ये जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट मुख्य विकर्ण के अंदर आते हैं और इसके अतिरिक्त बाकी सब एलिमेंट बच जाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स शून्य नहीं होते। क्या सुना आपने? डायगोनल के अर्थात विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट शून्य नहीं होते हैं, कम से कम एक दो एलिमेंट शून्य के अतिरिक्त भी होते हैं। लेकिन इस डायगोनल को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर शेष जो अवयव बचे ये सब के सब शून्य ही होंगे, केवल शून्य ही होंगे। लेकिन डायगोनल के सब एलिमेंट शून्य नहीं होंगे। और ये सभी एलिमेंट जो है डायगोनल में ये डिफरेंट भी होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट भी होंगे और डिफरेंट नहीं भी होंगे। लेकिन अगर डायगोनल के सब एलिमेंट डिफरेंट नहीं होंगे, जैसे मान के चलिए यहां 2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 2, तो वो डायगोनल तो होगा ही, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ एक और मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, हिंदी में अदिश आव्यूह कहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डेफिनेशन आपको समझा चुके हैं, लिखेंगे आप अपनी बुक से, एग्जाम्पल देखेंगे। A = 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप क्या देख रहे हैं? जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव 0 नहीं है और मुख्य विकर्ण से अतिरिक्त जो अवयव हैं वो सब 0 हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? देखिए और एक एग्जांपल दे दीजिए, समझ लीजिए। B 1 2 0 0। ये डायगोनल जो है इसमें मुख्य विकर्ण, इसके एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी अवयव 0 हैं। इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें पंक्तियां भी कितनी हैं? 3, और इसमें स्तंभ भी कितने हैं? 3, इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 3 गुणा 3। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें पंक्तियां भी कितनी हैं? 2, और स्तंभ भी कितने हैं? 2, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 2 गुणा 2। और मैट्रिक्स कौन से हैं? डायगोनल है। देखिए एक डेफिनेशन और, 5वां टाइप, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम अदिश आव्यूह कहते हैं। बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है? ये जो डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसी का एक और सब टाइप होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण डायगोनल होता है, उसके सभी अवयव 0 नहीं होते। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में भी मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो होते हैं वो 0 नहीं होते हैं, लेकिन वो सभी अवयव सेम होते हैं, और जो विकर्ण होता है उसके सभी अवयव डिफरेंट होते हैं। अगर सभी अवयव सेम हो तो वो पहले सदिश आव्यूह होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह होगा। तो देखिए डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, C = 1 छोड़िए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बच्चों ये जो डायगोनल है इसमें सभी अवयव सेम है, सभी एलिमेंट सेम है, इसके अतिरिक्त जो सब एलिमेंट हैं वो सब आपके 0 हैं, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर भी यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3। अब हम आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि अब से पहले काफी कुछ समझा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आज मैट्रिक्स के 5 प्रकार पढ़ाए हैं। हम इसी प्रकार से एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे कभी भी। पहले एक्सरसाइज में क्या क्या है
किस चीज से रिलेटेड वो एक्सरसाइज है, उस सब चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे आगे हम इस लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारी स्टडी की, पढ़ाने की, टीचिंग की पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है ये हमारा पढ़ाने का, और पहला ही लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। हमें इतनी जानकारी नहीं है कि कितनी MB का होगा, वो सपोर्ट होगा ज्यादा MB का या नहीं होगा, इसलिए हम धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही बड़ा है। अगला लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है वो आज ही पढ़ा दे, दूसरा लेक्चर हो सकता है कल भी पढ़ाए आपको। तो सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स जरूर करें। हम आपके कमेंट्स देखने के लिए उत्सुक रहेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, उसे दूर करेंगे, 100% उसे दूर करेंगे। यदि हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर आप सभी विद्यार्थियों की समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद स्टूडेंट्स।